जय श्री राम भाइयों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक की सारी नॉलेज को गेन करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को देखना है और बड़े ही ध्यान से सुनना है और कॉपी पेन के साथ बैठना है और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस वीडियो में बताई जा रही हैं उनको नोट डाउन करना है। क्योंकि अगर आपने ये एक वीडियो देख ली तो आपको फिर कभी भी यूट्यूब पे फंडामेंटल एनालिसिस सर्च नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम कई ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ चीजें बताई नहीं जाती हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो आपको दो तरह की एनालिसिस करनी पड़ती है। एक हमारी होती है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरी हमारी होती है फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, तो बेसिकली जहां पे हम लोग चार्ट से रिलेटेड चीजों को एनालाइज करते हैं। जैसे आपने कोई भी कंपनी पिक करी, अब आप उस कंपनी को चार्ट से रिलेटेड चीजों की मदद से एनालाइज करें। जैसे कि आप प्राइस एक्शन देखें, आप उस कंपनी के स्टॉक में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें, ठीक है, उस कंपनी का हाई देखें, लो देखें कि चार्ट ने कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। फिर आप लोग इंडिकेटर की मदद से कुछ चीजें इंडिकेट करें कि कहां पे हमें बाय करना है, कहां पूरा जहां पे हम लोग चार्ट से रिलेटेड चीजों को एनालाइज करते हैं तो वो हमारा किसके अंडर आ जाता है, वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस के अंडर आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं। जैसे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट आया था उसमें कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट करा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या नहीं, इंक्रीज कर रहा है या नहीं, एसेट्स इंक्रीज कर रही हैं या नहीं, लायबिलिटीज डिक्रीज कर रही हैं या नहीं, ठीक है। कई चीजों को हम लोग एनालाइज करते हैं। कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो इन शॉर्ट जहां पे हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस होती है। अब जैसे आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो वहां पे आपको क्या देखना होता है, वहां पे आपको ये देखना होता है कि जिस भी कंपनी के स्टॉक को मैं बाय कर रहा हूं वो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर मिल रहा है या इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहा है, ठीक है। हमारा पहला काम ये है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, हम जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमें ट्रू वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग कर पा रहे हैं। यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े टर्म्स आ गए यार, मुझे मजा नहीं आ रहा। बिल्कुल देसी भाषा में समझते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है कि जिस भी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है उसमें आपको उस स्टॉक की ट्रू वैल्यू मिल रही है, कहीं वो स्टॉक ओवर वैल्यूड तो नहीं है। अगर मैंने किसी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक में अपना पैसा डाल दिया तो वहां पे अगर करेक्शन आया तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। तो हमें ये चीज देखनी है कि जिस भी स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें उसकी हमें ट्रू वैल्यू चाहिए, हमें उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, ठीक है। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, जैसे कि आप कोई भी चीज को खरीदने गए, आपने जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी जब आप उससे नीचे उसको बाय कर लें तो वो हमारी क्या होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। जैसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे आप लोग गए ग्रोसरी स्टोर में, वहां पे आपने क्या देखा कि बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड आइटम्स जो हैं वो आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं क्योंकि आज दिवाली ऑफर है। तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें खरीद के लाएंगे, ठीक है। बट जैसे ही आप लोग कल देखेंगे तो आपके मन में ये आएगा ना कि आज इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीजें मुझे सस्ते में मिल रही हैं, बट कल अगर मैं ये आऊंगा तो दिवाली ऑफर हट जाएगा और मुझे यही चीजें बहुत महंगे में मिलेंगी। तो आपको जहां पे कम चीजें भी खरीदनी होगी वहां पे आप लोग ज्यादा चीजें खरीद के आएंगे, यार ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद लो, कल को ये महंगी हो जाएगी और फिर मुझे ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। तो आप लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, आप लोग वहां पे वैल्यू इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। तो यही हमारी क्या होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। तो अब जो हमारी ये जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है ये तीन तरह की होती है, ठीक है। इसको हम लोग तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो पहली हमारी होती है वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दूसरी जो हमारी होती है वो क्या होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जो हमारी तीसरी होती है वो हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे किसमें, फंडामेंटल एनालिसिस में।
क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है, जहां पे हम लोग कंपनी के नंबर्स के बारे में एनालाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट तरह के रेशियोज को एनालाइज करा, ठीक है, कि पीई रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो क्या होता है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, ठीक है। जहां पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रेशियो को एनालाइज करते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको एनालाइज करना सीखते हैं, ठीक है। तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आ जाता है, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो कंपनी होती है उसके बिजनेस को समझते हैं कि कंपनी अर्न कैसे कर रही है, ठीक है। क्या वो फ्यूचर में ग्रो कर सकती है या नहीं, सस्टेनेबल है या नहीं है, ठीक है। जहां पे हम लोग बिजनेस के बारे में समझते हैं वो हमारा किस में आ जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। अब जो हमारा तीसरा फैक्टर है वो हमारा क्या है, तीसरा जो टाइप है वो हमारा क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। देखो किसी भी कंपनी के स्टॉक को मतलब एक्सटर्नल फैक्टर भी इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जीडीपी हो गई, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, वो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कई चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 तरह की एनालिसिस हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। तो चलिए अब उनको भी देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग रेशियोज को डिस्कस करेंगे कि हमारे कितने तरह के रेशियोज हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, कितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग 5 तरह के रेशियोज को पढ़ेंगे जो कि हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा रेशियो है वो क्या हो जाएगा, हमारा पीई रेशियो, ठीक है, पीई रेशियो। अब ये हमारा क्या होता है, पीई रेशियो मींस प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। प्राइस प्राइस बेसिकली ये शेयर का प्राइस होता है, प्राइस अपॉन में अर्निंग, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो यहां पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस जितना हमारा कम होगा और अर्निंग हमारी जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारे लिए अच्छा है। भाई अगर कोई भी कंपनी अर्निंग ज्यादा से ज्यादा कर रही है दैट मीन्स कि वो कंपनी ग्रो कर रही है, और अगर कोई भी कंपनी ग्रो करेगी तो हमारा भी पैसा ग्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीई रेशियो में क्या होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग, अर्निंग जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी उतना हमारे लिए अच्छा है, प्राइस जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पीई रेशियो होना चाहिए वो हमारा कम से कम होना चाहिए अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइडियली जो हमारा माना जाता है पीई रेशियो वो 15 से 25 के बीच में अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी, वो थोड़ा एडवांस में आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि किसी का पीई रेशियो चल रहा है 32 का, ठीक है, आपने किसी भी कंपनी को एनालाइज किया, उसका जो पीई रेशियो था वो 32 का चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग एडवांस चीज क्या देखेंगे कि आपको यहाँ से हटना नहीं है कि भैया ने बताया था कि 15 से 25 के बीच में ये मिलेना, हटना नहीं है यहाँ से, ठीक है। हमें क्या देखना है कि उस सेक्टर का पीई रेशियो कितना है, ठीक है। क्या पता सेक्टर का पीई रेशियो 45 का हो, तो उस हिसाब से तो उस कंपनी का जो पीई रेशियो है वो काफी अच्छा है, ठीक है। तो पीई रेशियो कई कंपनी के ज्यादा भी होते हैं, जैसे आप लोग अगर मैं बात करूं अडानी को देख लीजिए, टेस्ला को देख लीजिए, टेस्ला के जितने भी शेयर प्राइस, टेस्ला का जो शेयर प्राइस है उसका पी रेशियो देखिए कितना ज्यादा है, ठीक है। अडानी ग्रीन का आप लोग देख लीजिए पी रेशियो कितना ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, पीई अगर रेशियो ज्यादा भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मतलब अभी उस जो स्टॉक है जिसका पी रेशियो बहुत ज्यादा है तो अभी उसका ये मानना होता है कि उससे एक्सपेक्टेशन बहुत है, मतलब अभी जो मार्केट है वो उसे प्राइस ज्यादा दे रहा है बट उसकी जो अर्निंग है वो अभी कम है, ठीक है। बट क्या हो सकता है फ्यूचर में अर्निंग हमारी बढ़ जाएगी, तो अर्निंग बढ़ जाएगी तो हमारा पी रेशियो कम आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी किसी का कंपनी का पी रेशियो 50 का है, ठीक है, मान लीजिए अभी कंपनी 500 का है, ठीक है, पीई रेशियो अभी किसी भी कंपनी का आपने देखा 500 का है, ठीक है, और उसकी अर्निंग कितनी है, उसकी अर्निंग है 5 रुपए की, ठीक है। तो पीई रेशियो कितना निकल के आएगा, 100 रुपए का, ठीक है, मतलब 100 का हमारा पीई रेशियो निकल के आएगा। तो ये तो 100 का पीई रेशियो ज्यादा है, बट अगर क्या हुआ कि अब हमें एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा है, ठीक है, पीई रेशियो उन्हीं का ज्यादा होता है जिनसे हमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आगे आने वाले टाइम पे क्या हुआ कि ये अर्निंग 5 रुपए से बढ़ के ये हो गई 50 या 500, ठीक है, तो पीई रेशियो कितना रह गया, 1 का रह गया।
तो पी रेशियो मतलब अभी हमें फ्यूचर के लिए हमें उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, मतलब जो शेयर मार्केट है वो उसको ज़्यादा प्राइस दे रहा है, बट अगर उसकी अर्निंग बढ़ जाती है फ्यूचर में तो जो पी रेशियो हो जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पी रेशियो के बारे में हो गया। ठीक है, प्राइस अपॉन अर्निंग। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं पीई रेशियो की, तो पीई रेशियो बेसिकली क्या होता है, अगर ज़्यादा भी होता है तो मतलब क्या होता है कि हमें उस कंपनी से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं। जैसे अडानी ग्रीन को आप लोग देख लीजिए, उसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें उससे एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में ये अच्छा कर सकता है, बट अभी उसकी जो अर्निंग है वो कम है, बट फ्यूचर में हो सकता है बढ़ जाए, तो पीई रेशियो जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पीई रेशियो। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो पीई रेशियो ये होता है कि आप कितना कमाने के लिए उस कंपनी को कितना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का पीई रेशियो हमारा निकलता है, जैसे मान लीजिए किसी की मतलब प्राइस है 50 का और उसका जो अर्निंग है वो 5 का है। ठीक है, तो पीई रेशियो हमारा कितने का निकलेगा, 10 का। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आप लोग 5 रुपए कमाने के लिए कितना दे रहे हैं उस कंपनी को, 50 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारा पीई रेशियो यही है। ठीक है, पीई रेशियो हमारा कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा भी है तो वहां पे हमें देखना है कि उसका सेक्टर का पीई रेशियो क्या है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो गया। ठीक है, चीजें, और हमें ये देखना है कि अगर किसी का पीई रेशियो ज्यादा है तो उससे हमें फ्यूचर्स में एक्सपेक्टेशन क्या क्या है। ठीक है, तो वो चीजें एनालाइज करनी है, तो ये हमारा पीई रेशियो हो गया। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला रेशियो है वो हमारा क्या है, पीवी रेशियो। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पीवी रेशियो के बारे में। अब ये क्या होता है, पीवी रेशियो बेसिकली क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है, प्राइस अपॉन में बुक वैल्यू। ठीक है, अब ये प्राइस क्या होता है, ये प्राइस बेसिकली स्टॉक का प्राइस होता है कि क्या प्राइस चल रहा है स्टॉक मार्केट में उस कंपनी का। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली वो प्राइस हो गया। बुक वैल्यू क्या होती है कि जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से किसी भी कंपनी के स्टॉक की प्राइस को निकालते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से जो प्राइस होना चाहिए उस कंपनी के स्टॉक का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो जो बुक वैल्यू है वो जितना प्राइस के पास होगी उतना हमारा पीवी रेशियो अच्छा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्राइस हमारा है 100 का। ठीक है, और बुक वैल्यू मान लो 80 की चल रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा वो आई थिंक 1.2 का हमारा आ जाएगा पीवी रेशियो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता है गलत हो। यहाँ पे जो हमारा पीवी रेशियो हो गया वो हमारा मतलब 2 से नीचे आ गया, तो यहाँ पे ये जो हमारा पीवी रेशियो कहा जाएगा वो एक अच्छा पीवी रेशियो कहा जाएगा। 1 2 3 ये जो हमारे पीवी रेशियो होते हैं वो एक अच्छे पीवी रेशियो कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो जितना कम से कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा रेशियो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा रेशियो हमारा हो जाएगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, अब ये हमारा कैसा रेशियो होता है, बेसिकली डेप्थ अपॉन इक्विटी। डेप्थ अपॉन इक्विटी। अब क्या होता है ना, कोई भी कंपनी होती है, अगर उस कंपनी को ग्रो करना है तो बेसिकली उनको पैसा चाहिए। अब वो पैसा हमारा कहाँ से उठाएंगे, या तो वो लोन लेके पैसा उठाएंगे या फिर वो क्या करेगी, या फिर वो इक्विटी सेल करके पैसा उठाएगी। तो क्या होता है कि इक्विटी के कम, देखो पैसा दोनों से उठ रहा है, बट इक्विटी के कंपैरिजन में डेप्थ से कितना पैसा उठ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो कहा यह जाता है कि जितना कम से कम हो, मतलब डेप्थ जितना कम से कम हो, इक्विटी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, उतना अच्छा होता है, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक मतलब एक लेवल ऊपर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो अगर ज्यादा है तो वो भी हमारे लिए अच्छा है, बट वो कैसे अच्छा है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहां पे अगर ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग क्या एक और रेशियो देखते हैं, वो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मतलब जो भी कंपनी है उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने इंटरेस्ट को पे कर सके, मतलब अपने लोन को पे करे। ठीक है, अगर उसके पास वो कैपेबिलिटी है तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर ज्यादा भी है तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब अगर ज्यादा लोन भी दे रखा है तो भी चलेगा, बट उसकी वो कैपेबल मतलब वो पे करने की कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। तो वो हमें किससे पता चलता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें वो पता चलता है। तो अब जो हमारा जो चौथा रेशियो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा करेंट रेशियो। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेंट रेशियो।
बेसिकली ये हमारा पांचवा रेशियो है, क्योंकि चौथा रेशियो हमारा क्या था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि हमने यहां पे देखा था डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के अंदर, कि अगर हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर हमारा किसी भी स्टॉक का ज्यादा है तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, वहां पे हम लोग ये देखेंगे कि उस कंपनी के पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने डेब्ट को पे कर सके। वो हमें किससे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होगा दैट मींस कंपनी के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो पे कर सकती है अपने लोन को। क्योंकि कुछ कंपनी क्या होती हैं जिन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है कि मैं मतलब वो इक्विटी अपनी नहीं सेल करूंगा, क्योंकि लोन लेना आसान पड़ता है, लोन लेने में हमें फायदा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू इक्विटी सेल करना, ठीक है। तो जिन कंपनी को अपने ऊपर भरोसा होता है कि मैं अपनी इक्विटी को सेल नहीं करूंगा तो वो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो यहां पे हमें क्या देखना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखना है कि वो अगर ज्यादा है तो डेट मीन्स की कंपनी के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने लोन को पे कर सकती है। क्योंकि ये कंपनी वाइज कंपनी के ऊपर होता है कि वो अपने मतलब इक्विटी से पैसा उठाती है, डेब्ट से पैसा उठाती है। इक्विटी हमें थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए ज्यादातर कंपनी क्या करती है, मतलब कुछ कंपनी जिन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है वो क्या करती हैं, वो लोन ज्यादा लेती हैं, ठीक है। तो ये हमें ये चीजें एनालाइज करनी है, थोड़ी एक लेवल ऊपर की बात थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो वहां पे हमें क्या चेक करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। अगर वो ज्यादा है डेट मींस की कंपनी पे कर सकती है, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब जो हमारा चौथा जो रेशियो था वो हमारा क्या था, करंट रेशियो। करंट रेशियो बेसिकली क्या होता है, करंट रेशियो हमारा होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। एसेट्स मतलब अभी के टाइम पे जो एसेट्स हैं कंपनी के पास, ठीक है, अभी के टाइम पे जो लायबिलिटीज जो कंपनी को पे करनी है तुरंत, अभी ऑन द स्पॉट अभी, ठीक है। तो करंट एसेट्स जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे उतना फायदा होगा, और लायबिलिटीज जितनी कम से कम होगी उतना फायदा होगा। डेट मींस क्या कहा जाता है कि करंट रेशियो जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना ही कंपनी का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई करंट रेशियो की बात। तो इन शॉर्ट अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो हमारा जो पीई रेशियो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, पीई रेशियो हमारा कम से कम होना चाहिए, ठीक है। पीई रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। पीवी रेशियो भी हमारा कम से कम होना चाहिए। और जो हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो आइडियली हमारा कम से कम होना चाहिए, बट अगर ज्यादा है तो वहां पे हम लोग क्या चेक करेंगे, वहां पे हम लोग क्या चेक करेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे, ठीक है। उसको हम लोग चेक करेंगे कि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की वैल्यू ज्यादा है दैट मींस कि उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने लोन को पे कर सकते हैं। तो वहां पे अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। करंट रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, करंट रेशियो हमारा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए आपने इतनी आसान तरीके से रेशियोज को सीख लिया, कितना आसान था, ठीक है। बिल्कुल घबराइएगा मत, ठीक है। तो हमने रेशियोज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें मतलब इतने ही रेशियो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, होते और भी रेशियोज हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग एक फाइनेंशियल रेशियोज पे भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज को भी हम लोग वहाँ पे एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट रेशियो थे जो कि एक इन्वेस्टर को देखने ही चाहिए अगर वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने रेशियोज भी सीख लिए। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट देखना। अब यहाँ पे आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बैलेंस शीट इतनी आसान है कि आप लोग कहेंगे यार ये थी बैलेंस शीट, इससे मैं डर रहा था। बैलेंस शीट बहुत ही आसान है अगर आप लोग ध्यान से, हल्का सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी जितना आपने सीखा इससे भी आसान है बैलेंस शीट, ठीक है। तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट देखना इतना आसान है कि आप लोग कहेंगे कि मैं कब सीख गया, आपको खुद नहीं पता लगेगा कि आप कब सीख गए बैलेंस शीट देखना, ठीक है। अगर कोई 8-10 साल का बच्चा भी है जो कि इस वीडियो को देखता है तो वो भी बैलेंस शीट देखना सीख जाएगा, इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट होता क्या है, बैलेंस शीट में बेसिकली आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको केवल 3 चीजें देखनी है बैलेंस शीट में, ठीक है। आपको क्या देखनी है, आपको पहली देखनी है एसेट्स, टोटल एसेट्स, ठीक है। मैंने टोटल बोला, ठीक है, ये याद रखिएगा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में क्या होता था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यहां पे क्या है, टोटल एसेट्स है, ठीक है। हमें एसेट्स देखनी है। दूसरे नंबर पे हमें क्या देखना है, लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज देखनी है,
ठीक है, टोटल लायबिलिटीज देखनी है। और तीसरे नंबर पे हमें क्या चेक करना है, हमें बस कैश फ्लो चेक करना है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें चेक करनी है, बस हमारी पूरी बैलेंस शीट हो गई। बस हमें यही सीखना है बैलेंस शीट में। ठीक है, एसेट्स हमारे क्या होने चाहिए, एसेट्स अगर हम लोग देखेंगे तो एसेट्स किसी भी कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज करने चाहिए, तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज है। ठीक है, जितने ज्यादा एसेट्स होंगे उतनी अच्छी से कंपनी ग्रो करेगी, उतना ही अच्छा फायदा होगा, उतना ही हमारी कैपिटल अच्छी ग्रो करेगी। ठीक है, लायबिलिटीज की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो हमारी लायबिलिटीज होनी चाहिए वो डिक्रीज होनी चाहिए। जितनी कम लायबिलिटीज उतना ज्यादा कंपनी के लिए अच्छा, जितना कम मतलब लायबिलिटीज जो चीज हमें कंपनी को देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जितना कम देना पड़ेगा उतनी ज्यादा कंपनी ग्रो करेगी। तो हमें बस लायबिलिटीज में ये देखना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारी जो लायबिलिटी है वो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर डिक्रीज हो रही है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, कैश फ्लो। हमें कैश फ्लो देखना है कि कंपनी के पास हाथ में क्या है। ठीक है, हाथ में कैश है कि नहीं। अगर कुछ बात हो जाती है, कोई भी ऐसी कंडीशंस बन जाती है कि कंपनी को कुछ खरीदना पड़े ऑन द स्पॉट अभी तुरंत, तो उसके पास कितना कैश है, वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ठीक है, कैश है उसके पास कि नहीं है। ठीक है, तो कैश फ्लो जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है कंपनी के लिए। ठीक है, कैश हाथ में होना तो सभी को पता अच्छी चीज़ होती है कि अगर कोई भी हम पे मुसीबत आती है तो हम कैश की मदद से आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के पास कैश फ्लो होना चाहिए हाथ में। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें थी, बस इनको देखना, हमारी बैलेंस शीट खत्म हो गई। बस ये थी हमारी बैलेंस शीट, इससे आप लोग डर रहे थे। ठीक है, कितनी आसान थी। अगर कोई बच्चा भी इसको देखेगा तो वो भी समझ जाएगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बैलेंस शीट का। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो अब हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझेंगे। ठीक है, कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं, ये भी बहुत आसान होता है। अब कई लोग आपको कंफ्यूज करेंगे इसमें, जैसे अगर आप लोग कहीं और देखेंगे तो वो आप फिर कहेंगे टॉप लाइन ज़्यादा होनी चाहिए, बॉटम लाइन भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब ये होता क्या है टॉप लाइन बॉटम लाइन। ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करेंगे बड़े बड़े टर्म्स बता के। ठीक है, तो बड़े बड़े टर्म्स में नहीं जाना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखनी है टॉप लाइन। टॉप लाइन हमारी क्या होती है, रिवेन्यू, सेल्स। ठीक है, रिवेन्यू या फिर मैं कहूँ सेल्स। ठीक है, तो रिवेन्यू या फिर सेल्स जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी उतनी कंपनी के लिए अच्छा है। भाई किसी भी कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रही हैं तो उसके लिए तो अच्छी चीज है ना यार। तो मतलब टॉप लाइन जो हमारी होनी चाहिए वो बढ़ती रहनी चाहिए, मतलब ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टरली बेसिस पे जब भी रिजल्ट आए तो वो बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, तो रेवेन्यू यानी टॉप लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, तो वो हमारी बढ़ते रहे। और अगर हम लोग बात करें बॉटम लाइन की, तो बॉटम लाइन हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, जो सब कुछ निकाल देने के बाद जो लास्ट में हमारा प्रॉफिट बचता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या, प्रॉफिट जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना हमारा कंपनी के लिए अच्छा। जितनी मतलब कंपनी ग्रो करेगी उतना उसका प्रॉफिट होगा, उतना ही हमारा प्रॉफिट होगा, उतना ही हमारी कैपिटल ग्रो करेगी। ठीक है, तो बॉटम लाइन भी हमारी बढ़ती, बॉटम लाइन क्या होती है, हमारी प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। ठीक है, आपको बिल्कुल भी डाउट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा क्या होना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए। तीसरी चीज हमें क्या देखनी है, हमें एक्सपेंसेस देखने हैं, एक्सपेंसेस देखने हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस हमारे जितने कम से कम होंगे उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा, उतनी हमारी कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, बस ये तीन चीजें हमें देखनी होती हैं। और ये लो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो गई। बस हमने क्या सीख लिया इस वीडियो में, बैलेंस शीट देखना सीख लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना सीख लिया किसी भी कंपनी के, हमने रेशियोज पढ़ना सीख लिया। तो ये हमारा पूरा हो गया, कितने आसानी से हमने पूरा सब कुछ सीख लिया। ठीक है, तो यही था हमारा किसमें किसमें यह था हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने रेशियो पढ़े, बैलेंस शीट पढ़ा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पूरा सब कुछ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब जहां पे हम लोग किसी भी जब भी हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो जहां पे हम लोग उस कंपनी के बिजनेस को समझेंगे कि आखिर वो कमा कैसे रही है, फ्यूचर में वो ग्रो कर सकती है, ये सब चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं। हमें आप समझिए, मतलब स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट फ्यूचर। हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करना ही पड़ेगा अगर हमें प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अब हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे बिजनेस को एनालाइज करेंगे
कि जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कमा कैसे रही है, ठीक है, इस चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और मतलब क्या वो फ्यूचर में वो सस्टेन कर पाएगी, क्या वो अपनी कंपनी को और बढ़ा पाएगी, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एक स्टेप ऊपर की बात चलेगी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो हमारा पहला जो फैक्टर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस मॉडल। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल में क्या होता है, सिंपल में समझेंगे भाई, हमें ये कठिन लैंग्वेज नहीं आती, हम सिंपल भाषा में समझेंगे। बिजनेस मॉडल में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कि वो अर्न कैसे कर रही है, कमा कैसे रही है, क्या फ्यूचर में वो और ग्रो कर सकती है, क्या वो और बढ़ाई जा सकती है, उस कंपनी की ग्रोथ और हो सकती है, क्या फ्यूचर में वो सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सब चीज़ों को हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए दो कंपनी, हम लोग यहाँ पे दो कंपनी के बीच में कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक तरफ हम लोग ले लेते हैं अडानी ग्रीन, अडानी ग्रीन, और एक तरफ हम लोग ले लेंगे कोल इंडिया को, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एक तरफ हमने लिया अडानी ग्रीन और एक तरफ हमने लिया कोल इंडिया। अब यहां तो आप लोग खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस मॉडल, कि मतलब वो फ्यूचर में ग्रो करेंगी, क्या वो सस्टेन कर पाएंगी फ्यूचर में। यहां पे हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे, तो यहां पे आप लोग खुद दिमाग लगाइए, सोचिए आप लोग किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आप लोग अडानी ग्रीन में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर कोल इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हम अडानी ग्रीन में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या करती है, एनर्जी को ये अर्न कहां से करती है, एनर्जी बेच बेच के अर्न करती है, ठीक है। इसने सोलर एनर्जी बेच दी, विंड एनर्जी, मतलब एनर्जी की मदद से ये पैसा कमा रही है, ठीक है। मतलब ये जो बिजनेस है ये आगे जाके और ग्रो करेगा, ठीक है, और बढ़ेगा, ठीक है, ये आगे जाके और सस्टेन करेगा, ठीक है, इसमें और ग्रोथ आएगी तभी। अब इसको हम लोग पीछे वाले पीई रेशियो से वो करते हैं, ठीक है, रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे अडानी ग्रीन का आप लोग पीई रेशियो देखिएगा बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्यूचर्स में एक्सपेक्टेशन है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है, इसीलिए इसका पीई रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से और दिमाग लगा के काम करना है, ठीक है। और भाई अगर मैं बात करूं कोल इंडिया की, तो कोल इंडिया भाई कोल पे मतलब बेसिकली ये कोयला बेच बेच के कमा रही है, ठीक है, कोल इंडिया। अब अगर कोयला खत्म हो जाता है फ्यूचर में तो ये कमाएगी कहां से, द प्रॉब्लम इज दैट, फ्यूचर में ये कमाएगी कैसे, सस्टेन करेगी कैसे अगर कोल ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें थी, इनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है, इनके बीच के कंपैरिजन से आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये तो हमारी पहला फैक्टर था बिजनेस मॉडल, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो है कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर। ये सारी मैं एक स्टेप ऊपर की बात कर रहा हूं, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा जो भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। कॉम्पिटिटर, दूसरा हमारा फैक्टर क्या है, कॉम्पिटिटर। अब जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां आपको यह देखना है कि कॉम्पिटिटर आपका कैसा है, ठीक है। मान लीजिए आपने जिस भी कंपनी, तो आपको यह देखना है कॉम्पिटिटर कैसा है, कहीं जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका कॉम्पिटिटर उससे स्ट्रांग तो नहीं है। भाई अगर स्ट्रांग होगा तो वो उस कंपनी को कुचल देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया, जैसे मान लीजिए एक तरफ मैं ले लूं अडानी ग्रीन और एक तरफ मैं कोई भी इसी सेक्टर की कोई भी छोटी मोटी कंपनी ले लूं। मान लो आपने क्या करा कि इस वाली कंपनी की आपने एनालिसिस करी, आपने देखा कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, और जो इसका जो कॉम्पिटिटर था वो हमारा कौन था, अडानी ग्रीन, ठीक है। अब अडानी ग्रीन क्या कर रहा है, वो मंथ में 100 करोड़ की अर्निंग कर रहा है, मान लीजिए 100 करोड़ का वो डायरेक्टली प्रॉफिट कर रहा है, और इधर ये वाली कंपनी मान लीजिए 10 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो भाई इसका कॉम्पिटिटर तो देखो कितना स्ट्रांग है, कितना, अगर भैया 100 करोड़ वो मतलब कुचल देगा भाई इसको,
ठीक है। तो हमें कॉम्पिटिटर भी एनालाइज करना है कि कहीं हम लोग ऐसी कंपनी में तो नहीं इन्वेस्ट करना है जिसका मतलब कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब वो तो उसे दबा देगा ना। तो हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो या तो अपने सेक्टर का राजा हो, ठीक है। जैसे रेलवेज को ले लीजिए, उस सेक्टर में कोई है ही नहीं, रेलवेज ही तो है, वही अपने सेक्टर का राजा है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, कॉम्पिटिटर ही नहीं है, वही अपने सेक्टर का राजा है। या फिर ऐसे में इन्वेस्ट करिए जो कि अपने सेक्टर का राजा हो और जो कॉम्पिटिटर हो वो उससे छोटे या बराबर में हो, ठीक है, तो ऐसे में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो ये सब एक स्टेप ऊपर की बात करें, जो प्रो लेवल होते हैं ना, वो चल रही है ये। तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो गया, कॉम्पिटिटर, ठीक है, हमें कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है, ठीक है, जो भी हमारे बिजनेस में है। तो हमारा जो अगला फैक्टर या फिर मैं कहूं अगला पॉइंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री आउटलुक, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री आउटलुक। अब यहाँ पे मैं ना आपको कोई भी बड़े बड़े टर्म से कंफ्यूज नहीं करूंगा, इंडस्ट्री आउटलुक इसको भूल जाइए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। बेसिकली जहाँ पे हम लोग जिस कंपनी में, जैसे मान लीजिए आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो जहाँ पे आप लोग उस कंपनी के सेक्टर को एनालाइज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कि इंडस्ट्री आउटलुक, कि आगे आने वाले टाइम में वो सेक्टर ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो सस्टेनेबल है या नहीं है, वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, कैसी ग्रोथ होगी, ठीक है, उसके बारे में एनालाइज करना। तो वो से हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्री आउटलुक, बेसिकली वो ही उसी में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वही एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, अडानी ग्रीन और कोल इंडिया वाला, ठीक है, तो उसको हम लोग सेक्टर बेसिस पे एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एनर्जी सेक्टर उठा लिया और माइनिंग सेक्टर उठा लिया, तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता ही चल रहा है, ठीक है, कि एनर्जी सेक्टर आगे आने वाले टाइम में सस्टेन भी करेगा और उसमें ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगी। तभी आप लोग देख सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर से हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, तभी जितने भी एनर्जी सेक्टर के उन सबके पीई रेशियो जितने भी होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ माइनिंग सेक्टर से, तो इसमें हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ, जैसे कोल इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर कोल खत्म होता है तो उस केस में हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है वो तो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। अगर कोल ही खत्म हो गया तो फिर कोल इंडिया चलेगा कहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम लोग ने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा कंपेरिजन हो गया, ठीक है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो सेक्टर एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है, जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो सेक्टर एनालिसिस जरूर करें। तो बेसिकली अब जो हमारा चौथा पॉइंट है वो हमारा क्या है, मैनेजमेंट, जहां पे हम लोग कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं। आपने ये वाला स्लोगन तो कहीं ना कहीं देखा पढ़ा या सुना तो जरूरी होगा कि ग्रेट कंपनीज हैव ग्रेट लीडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जिस भी कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं उनके सीईओ या फिर जो भी मैनेजमेंट होता है उनके रिकॉर्ड को ट्रैक करते हैं कि आखिर उन्होंने कैसी, मतलब जब वो रहे तब उन्होंने, उनकी कंपनी जो थी उनकी ग्रोथ कैसी रही थी, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैनेजमेंट के अंडर आ जाता है। तो ये तो हमारी थी क्या थी, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो कि इफेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी के स्टॉक को। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर की जो कि इफेक्ट करते हैं कंपनी की ग्रोथ को, ठीक है। तो हमारा पहला एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स सिंपल भाषा में, ठीक है, महंगाई, ठीक है, महंगाई। अगर महंगाई बढ़ती है तो क्या होगा, जितने भी कंज्यूमर बेस्ड कंपनी होंगी उनका जो प्राइस होगा वो अचानक से डिक्रीज, मतलब वो अचानक से गिरेंगी। क्यों गिरेंगी, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है तो लोग क्या करेंगे, लोग जो फालतू खर्चे करते थे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वो करना बंद कर देंगे। अगर वो कर देंगे तो ये वाली जो कंज्यूमर बेस्ड कंपनी होंगी, जैसे हमारी अमेजोन हो गई जहाँ से हम लोग खरीदते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, हमारी कोई भी अमूल हो गई, ठीक है, हमारी पतंजलि हो गई, डाबर हो गई, जितनी भी कंज्यूमर वाली जितनी भी हमारी कंपनीज हैं वो सारी फॉल करेंगी। क्योंकि जब हम लोग, महंगाई दर बढ़ेगा, लोग खरीदना बंद कर देंगे, खरीदना बंद कर देंगे तो इन कंपनीज पे इफेक्ट पड़ेगा, और इफेक्ट पड़ेगा तो ये कंपनी गिरती हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन भी इफेक्ट करती है, ठीक है। तो हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर इन्फ्लेशन की मैं बात करूं तो ऐसी कंपनी में करिए जिस पे इन्फ्लेशन का, भाई अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपको क्या लगता है, लोग चीनी खाना बंद कर देंगे? अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी लोग आलू खाना बंद कर देंगे? नहीं कर देंगे ना। तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसमें इसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। जैसे हमारी एनर्जी सेक्टर में कंपनी हो गई, ठीक है,
एनर्जी सेक्टर की कंपनी हो गई, ठीक है, जितनी भी ये डेली यूज प्रोडक्ट जो बेचते हैं वो वाली कंपनी हो गई, ठीक है, आईटीसी हमारी हो गई, ठीक है। तो इनको थोड़ी ना लोग पान मसाला खाना थोड़ी ना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना है, डिफेंस सेक्टर में आ जाओ, इसमें कर दो, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमें ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना है इन्फ्लेशन को देखते हुए, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरी हमारी जो फैक्टर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीडीपी या इकोनॉमिक कंडीशंस की मैं बात करूं, इकोनॉमिक कंडीशन। अगर आप जिस कंट्री में रहते हैं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, तो अगर हम लोग किसी भी कंपनी में डालेंगे तो वो तो ग्रो ही करेगी। बट अगर आप लोग ऐसी कंट्रीज में रहते हैं जिसकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो वहां पे आपको क्या करना है, तो वहां पे आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि मतलब जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, जहां पे अगर कंडीशन खराब भी है तो भी उन सेक्टर्स पे इतना इफेक्ट नहीं, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, ठीक है, तो उन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर में, वो ये है पॉलिटिकल सपोर्ट। अगर किसी भी कंपनी के साथ पॉलिटिकल सपोर्ट है तो वो तो ग्रो करेगी करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई आपको टिप या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको केवल सीखना है, कोई भी टिप नहीं लेनी है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो तीसरी जो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल सपोर्ट। अगर किसी कंपनी के साथ में पॉलिटिकल सपोर्ट है तो उसको तो ग्रो करना ही करना है, ठीक है। ये तो आपको भी अभी तक पता चली गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर थे जिनको कि मैंने डिस्कस किया। पहला हमारा हो गया इन्फ्लेशन, दूसरा हमारा हो गया जीडीपी या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, और तीसरा हमारा हो गया पॉलिटिकल सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारे थे क्या, 3 एक्सटर्नल फैक्टर। तो अभी तक इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले अगर आप लोग किसी भी स्टॉक को पिक करेंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें वो स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहा है या ऊपर मिल रहा है, मतलब हम लोग वैल्यू इन्वेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमें रेशियो ऑफ डिफरेंट जो मैंने बताए थे वो एनालाइज करने हैं। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें उनकी जो बैलेंस शीट है उसको देखना है। 3 फैक्टर मैंने बताया था कितनी आसान तरीके से उन्हें देखना है। फिर हमें फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें जो हमने फैक्टर्स बताए थे उनको देखना है, ठीक है। पीयर कंपैरिजन भी करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें एक्सटर्नल फैक्टर देखने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको स्क्रीनर की मदद से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। स्क्रीनर की मदद से आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे आप लोग एक स्टॉक पिक कर सकते हैं। तो अगर मैं स्क्रीनर की बात करूं तो हमारा कौन सा स्क्रीनर है जो बेस्ट रहेगा, टिकर टेप। मैं टिकर टेप यूज करता हूं, ठीक है, टिकर टेप। ये एक अच्छा स्क्रीनर है, यहाँ पे जाके आप लोग किसी भी स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एनालिसिस करनी है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ईटीएफ, ठीक है, टिकर टेप एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अच्छा स्क्रीनर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्क्रीनर की मदद से एनालाइज करेंगे डिफरेंट स्टॉक्स को। तो यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है जहाँ पे मैंने टिकर टेप को खोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीनर खोल लेते हैं टिकर टेप का, जहाँ पे टिकर टेप में हमें 2 तरह के स्क्रीनर मिलते हैं, ठीक है, स्टॉक स्क्रीनर और म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। अगर आपको म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करनी है तो आप लोग म्यूचुअल फंड स्क्रीनर को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज तो हमें स्टॉक्स एनालिसिस करनी है, तो स्टॉक्स के स्क्रीनर को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका एनालिसिस करें, चलिए एचडीएफसी बैंक ले लेते हैं, ठीक है। एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चार्ट को देखते हैं। तो चार्ट ने तो ग्रो करा है, ठीक है, चार्ट तो अच्छा खासा ग्रो हुआ है। बट सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप किसी भी स्टॉक को पिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो स्टॉक्स आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर मिल रहा है या नीचे मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें उसको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो हमें प्राइस मिल रहा है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है, मतलब ट्रू वैल्यू से ऊपर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हल्का सा भी करेक्शन हमें देखने को मिलता है तो हमारी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए कोई दूसरा स्टॉक्स देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आईटीसी देख लेते हैं। तो अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो चार्ट तो हमारा अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, चार्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। बट सबसे पहला हमारा चेक क्या रहेगा, हमें ये चेक करना होगा कि हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है या नीचे है।
तो यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। डेट मीन्स कि हमें जो एक्चुअल प्राइस है वो नहीं मिल रहा है, मतलब उसके ऊपर मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आगे की एनालिसिस फिर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर मिलता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक स्टॉक्स देखा था, जैसे कि महानगर गैस लिमिटेड। ठीक है, तो इसका एक बार स्टॉक्स को एनालाइज कर लेते हैं, इसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट तो हमारा यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा चेक क्या होगा, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू से हमें ऊपर मिल रहा है या नीचे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एंट्री पॉइंट देखूं तो करंट प्राइस लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। डेट मीन्स हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमें इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहा है प्राइस। ठीक है, ओवरबॉट जोन में भी नहीं है और कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। ठीक है, मतलब अच्छी कंपनी है। ठीक है, अभी तो ग्रीन फ्लैग ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपनी की तो महानगर गैस लिमिटेड क्या है इसका काम, गैस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब ये गैस को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे एलपीजी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, यानी फ्यूचर में स्कोप भी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या चेक करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो उसमें आपको फ्यूचर स्कोप भी देखना है। ठीक है, यानी फ्यूचर में स्कोप तो है। ठीक है, स्मॉल कैप फंड है, रिस्क भी मॉडरेट है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कि इसने हाई कितना मारा था, 1988 का हाई मारा है इसने, और अभी कहाँ पे चल रहा है, 1312 रुपये पे, मतलब डिप आया हुआ है एक। ठीक है, तो डिप तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, एक स्टॉक्स में डिप एक बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग पीई की बात करें तो 11.36 का पीई चल रहा है, बट जो सेक्टर का पीई वो कितना है, 21.96 का। तो यानी पीई भी हमारा अच्छा है। ठीक है, कम है। पीवी रेशियो की बात करें तो 2.53 का पीवी रेशियो है, और सेक्टर का पीवी रेशियो कितना है, 3.33 का। तो ये सेक्टर से कम है, डेट मीन्स अच्छा है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है 2.28% की। ठीक है, सब चीज़ सही है, अभी तक तो ग्रीन फ्लैग है इसमें। अब हम लोग इसमें इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो रेवेन्यू देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। रेवेन्यू मीन्स सेल, यानी जो हमने टॉप लाइन हमने आपको बताई थी। ठीक है, टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल। सेल्स बढ़ी है नहीं, अगर बढ़ती हैं तो कंपनी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स हमारी बढ़ी है, डेट मीन्स कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है, अब ये जो हमारे ईवीटी, ईवीआई, टीडीए और पीवीआई, ये सारे हमारे प्रॉफिट्स होते हैं। तो प्रॉफिट्स हमारे इंक्रीज करने चाहिए। तो इन सबको अगर हम लोग देखेंगे तो इंक्रीज ही कर रहे हैं लगभग। थोड़ा बहुत डिप आया क्योंकि अब अभी 2 ही साल हुए हैं आई थिंक। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिप तो चलता है। ठीक है, बट अगर नेट इनकम की बात करें तो ये अच्छी खासी इंक्रीज करी है। ठीक है, ठीक है, ईपीएस भी ठीक है। बाकी अरे इससे देखो देखो फाइनेंशियल ईयर 2023 से कंपेयर करो तो 2023 से 2024 में एक अच्छा खासा राइज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी इंक्रीज करी है, प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, इनकम भी इंक्रीज करी है। ठीक है, बाकी नीचे चलते हैं। अगर मैं पीयर कंपैरिजन देखूं तो इसका जो महानगर गैस लिमिटेड है इसका पी रेशियो भी अदर कंपैरिजन में, अगर गेल की बात करूं या अडानी टोटल गैस या गुजरात गैस, तो उसके कंपैरिजन में पीई भी कम है, डेट मीन्स अच्छा है। पीवी रेशियो भी हमें यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, टेक्निकल्स अगर देखें तो यहाँ पे वोलेटिलिटी भी ठीक है, एवरेज वोलेटिलिटी है जो कि हमारे लिए सही है, ज़्यादा वोलेटिलिटी भी सही नहीं होती है। ठीक है, तो एवरेज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। परफॉर्म भी अगर मैं पीयर कंपैरिजन की परफॉर्मेंस देखूँ तो ग्राफ ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, एक टाइम पे बीट किया था यहाँ पे। ठीक है, किसको बीट किया था, गेल को बीट कर चुका है ये महानगर गैस लिमिटेड, तो एक अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्रमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं। अब यहाँ पे प्रमोटर्स नाम से आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, थोड़ा बड़ा टर्म है। ठीक है, सिंपल में फिर से सिंपल से बताएंगे। ठीक है, प्रमोटर्स बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो कंपनी को शुरू करता है, जैसे मैं हूँ, मैंने क्या करा कि कल कोई अपनी बार्बर शॉप डाली, अब मैं उसका मालिक हूँ, डेट मीन्स कि मैं उस कंपनी का प्रमोटर हूँ। ठीक है, तो ये होता है प्रमोटर का मतलब। अब यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है वो स्टेट कांस्टेंट है, ना बढ़ी है ना घटी है, डेट मीन्स हमारे लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, ग्रीन फ्लैग है यहाँ पे। डिक्रीज टोटल रिटेल होल्डिंग, डेट मीन्स कि यहाँ पे जो रिटेल होल्डिंग है वो हमारी डिक्रीज करी है 1.13% से, डेट मीन्स ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। एफआईआई की होल्डिंग हमारी इंक्रीज करी है कंपनी में 2.71% के हिसाब से, तो ये भी अभी तक हमारा इस कंपनी का ग्रीन लिस्ट में है। ठीक है, अभी तक कोई भी इसने कोई भी ऐसी कंसर्न वाली चीज़ें नहीं दिखाई हैं, ये एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझें कि मैं कोई टिप दे रहा हूँ, टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि कैसे एनालिसिस होती है स्टॉक्स की। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ग्राफ देख सकते हैं, जैसे शेयर होल्डर, अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो ओवर ईयर पीरियड के टाइम हमारा ये इंक्रीज़ करा है। पहले हमारा 32 का था, फिर थोड़ा गिरा गिरा गिरा, फिर इंक्रीज़ करा 34, मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है।
ठीक है। म्यूचुअल फंड देखूं तो म्यूचुअल फंड भी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, 5.13% तक। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग अगर मैं देखूं, प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है हमारी, ठीक है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल भी हमारे बढ़े हैं, ठीक है। तो DII अगर देखूं तो थोड़े डिक्रीज हुए हैं, ठीक है, तो DII ठीक है, बने रहने दो, ठीक है, बाकी ये सब ठीक है। अब अब जैसे आपने, अब यहाँ पे मैंने आपको कोई एनालिसिस करी, ठीक है, अब आपने कोई अपनी तरफ से कोई स्टॉक पिक किया, वहाँ पे आपने देखा कि आपको म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिल रही है, या फिर DIIs अभी तक उस स्टॉक में आई नहीं है। डेट मीन्स कि अब आपने, अगर आपको बाकी सारी चीज़ें सही मिल रही हैं, डेट मीन्स कि आपने उस स्टॉक को तब पिक किया है जब FII और म्यूचुअल फंड की नज़र में वो स्टॉक्स नहीं आया है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड हाउस आते हैं या फिर FIIs आते हैं, अगर वो उसमें पैसा डालेंगे तो हमारा जो स्टॉक्स होगा वो अच्छे से ग्रो करता है। अब यहाँ पे हम लोग नीचे चलते हैं, तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 3 महीने से कांस्टेंट है, ना बढ़ी है ना घटी है। डेट मीन्स ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, डिविडेंड देख लेते हैं। तो 18, मतलब कब कब डिविडेंड मिला है, 2022 में मिला है, 23 में मिला है, 24 में भी मिला है। कितना मिला है, 15.5 रुपये, 10 रुपये, 16 रुपये, 12 रुपये, 18 रुपये, ठीक है। फाइनल 18 पे हुआ है, ठीक है, 18, 16 और 15 पे, 15.5 रुपये पे, ठीक है। डिविडेंड भी अच्छा देती है, और यहाँ पे आप लोग न्यूज़ भी चेक कर सकते हैं कि क्या न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाया इस कंपनी का, महानगर गैस लिमिटेड। पूरे हर चीज़ में इसको ग्रीन फ्लैग है, कोई भी इसमें कंसर्न देखने की बात नहीं मिली। अब यहाँ पे मैं कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो वेल, यहीं पे हमारी वीडियो होती है ख़त्म।